नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हमारी ओर से आप सभी को नए साल 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। सबसे पहले स्पर्श द्वारा 53% डीआर रेट के साथ ओआरओपी की बढ़ी हुई पेंशन पेंशनरों के खातों में आना शुरू हो गई है। इसके अलावा एसीपी से संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस ने एक नई जानकारी साझा की है। इसमें कहा गया है कि आर्मी हेडक्वार्टर से कंफर्मेशन मिलते ही सभी का एसीपी पार्ट ऑर्डर प्रकाशित कर दिया जाएगा। आगे मैं आपको लेटर दिखाकर विस्तार से समझाऊंगा। जुड़े रहें। स्पर्श द्वारा की जा रही रिकवरी से जुड़ी गतिविधियों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे और यह चर्चा पूरी तरह दस्तावेजों के साथ होगी। साथ ही कोरोना काल के दौरान 18 महीने तक फ्रीज किए गए डीए-डीआर से संबंधित विषय पर भी चर्चा करेंगे। इसके तहत पेंशनर्स को डीए बढ़ोतरी का लाभ देने को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस की सटीक कार्रवाई क्या होगी, कौन सा इशू पीओआर के माध्यम से जाएगा और कौन सा इशू पीसीडीए के पास जाएगा, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी साझा की जाएगी। जुड़े रहें। इस विषय को लेकर आगे मैं रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर दिखाकर आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो चलिए इन्हीं विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हमेशा अनुरोध करता हूं, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल से जुड़े रहने, भरोसेमंद और प्रामाणिक जानकारी लगातार पाने के लिए चैनल का हिस्सा बने। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सबसे पहली जानकारी यह है कि दिसंबर की पेंशन ओआरओपी के रेट और 53% डीआर के साथ खातों में आना शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि स्पर्श ने पहले ही एडवांस इंटीमेशन मैसेज दिया था, उसी के अनुसार 31 दिसंबर से पेंशन का क्रेडिट शुरू हो गया है। कई पेंशनर्स ने बताया है कि उनकी ओआरओपी 3 की दरें लागू कर 53% डीआर के साथ पेंशन उनके खाते में जमा हो गई है। दोस्तों, अगर आपकी पेंशन अभी तक खाते में नहीं आई है तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें। दिसंबर महीने की पेंशन को लेकर परेशान न हों। यदि आपने समय पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है तो देर शाम या रात तक पेंशन आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। कई पेंशनर्स इस बात से चिंतित हैं कि उन्हें स्पर्श का एडवांस इंटीमेशन मैसेज नहीं मिला है। लेकिन अगर लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा कोई मुद्दा नहीं है तो भले ही आपको एडवांस इंटीमेशन का मैसेज न मिला हो, आपकी पेंशन दिसंबर महीने के लिए आज खाते में आ जाएगी। इसलिए चिंता न करें। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है, स्पर्श पोर्टल पर लॉगिन करके इसे अवश्य चेक करें। अगर पेंशन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो सबसे पहले लाइफ सर्टिफिकेट की स्थिति की जांच करें। अगर लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से अपडेट है तो आपकी पेंशन जल्द ही खाते में आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। स्पर्श द्वारा की जा रही रिकवरी को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि इससे आपकी पेंशन राशि भी कट सकती है। जी हां दोस्तों, यह एक गंभीर मामला है। जब भी कोई रिकवरी की जाती है तो पेंशनर को यह जानना बेहद जरूरी है कि रिकवरी क्यों की गई और किस आधार पर यह कटौती हो रही है। क्या कोई अतिरिक्त भुगतान हुआ था जिसे अब वापस लिया जा रहा है? हालांकि कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो काफी चौंकाने वाले होते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको पेंशनर की पेंशन स्लिप्स दिखाता हूं। दोस्तों, ये जो पेंशन स्लिप आप देख रहे हैं, ये मई 2024 का पेंशन स्लिप है। इस पेंशन स्लिप में, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर का स्लिप है। हवलदार जिनकी 24 साल की सेवा है और जो 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी ओआरओपी 2 के तहत पेंशन 22,257 है। कुछ सामान्य है, लेकिन मई 2024 के महीने में रिकवरी ड्यू टू ओवरपेमेंट के नाम पर 11,129 रुपये की कटौती की गई है और आगे भी रिकवरी जारी रहेगी। यह केवल 13 किस्तों में से पहली रिकवरी है जिसमें कुल 1,35,681 रुपये की वसूली होनी है। अब मैं जून 2024 का पेंशन स्लिप दिखाता हूं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जून के महीने में भी बिल्कुल उतने ही 11,129 रुपये की रिकवरी हुई है और आगे अभी भी रिकवरी की राशि बाकी है। आगे की जानकारी और पेंशन स्लिप्स पर चर्चा जारी रहेगी। ये देखिए, 13 में से दूसरा इंस्टॉलमेंट है रिकवरी का और यह वही पेंशनर है। अब मैं आपको जुलाई महीने का पेंशन स्लिप दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जुलाई में भी उनकी पेंशन से 11,129 रुपये की रिकवरी की गई है। अगला तीसरा इंस्टॉलमेंट है जिसमें 1,13,423 रुपये की रिकवरी बाकी है। अब देखिए अगस्त का पेंशन स्लिप। अगस्त में भी वही स्थिति है और यह चौथा इंस्टॉलमेंट है जिसमें आगे 1,02,294 रुपये की रिकवरी बाकी है। अब सितंबर का पेंशन स्लिप देखिए, जहां सितंबर में उनकी पेंशन से 19,900 रुपये की रिकवरी की गई है। यह अतिरिक्त रिकवरी इस कारण से की गई है क्योंकि उन्हें कुछ एरियर मिल रहे थे, यानी कि यह एरियर ओआरओपी के 24,763 रुपये के रूप में आया है और उनका बेसिक पेंशन भी बढ़ गया। जो भी एरियर था उसे पूरी तरह से रिकवरी में लगा दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिकवरी पूरी कर दी गई है और अब रिकवरी का इंस्टॉलमेंट कम कर दिया गया है, जिससे अब 7 इंस्टॉलमेंट रह गए हैं और कुल 62,394 रुपये की रिकवरी बाकी है। यहां तक सब कुछ ठीक है। अब मैं आपको अक्टूबर महीने का पेंशन स्लिप दिखाता हूं। अक्टूबर में भी उनकी पेंशन से 12,382 रुपये की रिकवरी की गई है और अब कुल 70,000 रुपये की रिकवरी बाकी है। इसके बाद नवंबर महीने में एक और स्थिति आएगी जो आपको भी चौंका सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए, अब मैं आपको नवंबर महीने का पेंशन स्लिप दिखाता हूं। यह रहा नवंबर महीने का पेंशन स्लिप जो उसी पेंशनर का है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर रिकवरी बंद कर दी गई है। जो रुपये 70,000 की रिकवरी अक्टूबर महीने के पेंशन में थी, वह सारी राशि नवंबर के पेंशन स्लिप में बंद हो गई है और अब कोई रिकवरी नहीं की जा रही है। इसका मतलब यह है कि जो पहले रिकवरी हो रही थी वह कहीं ना कहीं अवैध थी। दोस्तों, जो रिकवरी की गई थी वह पूरी राशि पेंशनर को वापस मिलनी चाहिए। नवंबर महीने में रिकवरी को जीरो करने का क्या मतलब हो सकता है? जैसा कि आपने देखा, मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक हर महीने रिकवरी की गई और अब नवंबर के महीने के पेंशन स्लिप में अचानक से रिकवरी बंद कर दी गई है। दोस्तों, यह अचानक बदलाव है। मई से अक्टूबर तक हर महीने रिकवरी होती रही और जो एरियर था उसे भी पूरी तरह से रिकवर कर लिया गया। अब नवंबर के महीने में पेंशन स्लिप, लेकिन अचानक रिकवरी को बंद कर दिया गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि नवंबर से पेंशन में एक नया एलिमेंट, डिसेबिलिटी एलिमेंट, जोड़ा गया है। अगर आपने पेंशन स्लिप पर ध्यान दिया हो तो नवंबर महीने से डिसेबिलिटी एलिमेंट का फायदा पेंशनर को मिलना शुरू हो गया है। लेकिन जैसा कि आपने देखा, डिसेबिलिटी एलिमेंट का कोई एरियर नहीं दिया गया और अचानक से रिकवरी भी बंद कर दी गई। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा खेल है जिसे पेंशनर्स के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। रिकवरी क्यों की गई और अब क्यों बंद कर दी गई, ये सवाल उठते हैं। डिसेबिलिटी एलिमेंट 11 नवंबर से लागू किया गया है, लेकिन उसका एरियर कहां गया? यह स्थिति साफ नहीं है। इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए और इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आपको अपना कैलकुलेशन सीट मांगना चाहिए, ड्यू ड्रोन स्टेटमेंट के लिए सवाल पूछने चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी रिकवरी क्यों की गई थी। तभी आपको सही जवाब मिलेगा। यह एक बड़ी विडंबना है दोस्तों, क्योंकि सभी पेंशनर्स इस तरह के सवाल नहीं उठा पाते। कई पेंशनर्स को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं होती। अगर इस तरीके से काम चलता रहा तो पेंशनर्स के पास कहां जाएगा और वे कैसे अपनी शिकायत करेंगे? जिन पेंशनर्स को ग्रीवेंस डालने का तरीका नहीं पता या जो जानकारी ही नहीं रखते, उनके साथ फिर क्या होगा? अगर स्पर्श इस तरह से रिकवरी करेगा और फिर उसे अचानक बंद कर देगा और डिसेबिलिटी एलिमेंट नवंबर 2024 से लागू करेगा बिना पहले के एरियर का भुगतान किए, तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। स्पर्श को इस प्रकार की गड़बड़ियों को जल्दी सुधारना होगा, नहीं तो पेंशनर्स का भरोसा स्पर्श पर टूटता जाएगा और आगे भी टूटता जाएगा।
स्पर्श ने एक अच्छा सिस्टम लागू किया था, लेकिन अब जो इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हें सुधारना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह एक बहुत बड़ी विसंगति बन जाएगी जो पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी की ओर, जो 18 महीने में हुए डीए के फायदे से संबंधित है। यह है रिकॉर्ड ऑफिस का सही कदम। जी हां दोस्तों, 18 महीने में जो डीए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसे पहले फ्रिज कर दिया गया था, उसका लाभ अब लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी में देने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने लेटर जारी किया था और अब तक अधिकतर पेंशनर्स को यह लाभ मिल चुका है। लेकिन कुछ पेंशनर्स जो अब भी ग्रीवेंस डाल रहे हैं, उनके मामले पर रिकॉर्ड ऑफिस कार्रवाई कर रहा है। अब रिकॉर्ड ऑफिस की कार्रवाई को समझने के लिए मैं आपको एक सटीक उदाहरण देता हूं। चलिए हम लेटर पर नजर डालते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को यह लेटर भेजा है और यह सरोज कुमार जी का मामला है। आप देखिए, यह अक्टूबर 2020 में रिटायर होने वाले पेंशनर्स का मामला है जो कोरोना काल में रिटायर हुए थे। इनको जो डिफरेंस का अमाउंट मिलना था वह डीए बढ़ोतरी की वजह से था और यह राशि 24% के हिसाब से लीव इनकैशमेंट में थी। इसे लेकर रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को यह लेटर भेजा है। आप देख सकते हैं कि लीव इनकैशमेंट वाला इश्यू रिकॉर्ड ऑफिस ने पीओआर को भेजा है। अब आगे बढ़ते हुए इस पेंशनर को भी उसका कॉपी भेजा गया है और यह देखिए कि लेटर में सभी संबंधित जानकारी दी गई है। दोस्तों, यह मामला उसी पेंशनर का है और इसे रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा उचित तरीके से हैंडल किया जा रहा है। आप देखिए, साथ ही एक और पेंशनर का मामला है जिनके नाम सरोज कुमार और प्रभात कुमार हैं। इनका मामला ग्रेच्युटी से संबंधित है। ये देखिए, ये ग्रेच्युटी का रिवीजन है जो जनवरी 2020 से जून 2020 तक के एक्स सर्विस रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए है। इनको 24% के हिसाब से ग्रेच्युटी के डिफरेंस का अमाउंट दिया जाना था और इसके लिए पीसीडीए को लेटर भेजा गया है। ये देखिए, ये सही कार्रवाई है क्योंकि पीसीडीए ही ग्रेच्युटी के मामलों को संभालता है और पीओआर लीव इनकैशमेंट से संबंधित मामलों को डील करता है। यह प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जा रही है और इसे पेंशनर्स को उनके हक का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है। इसलिए अगर आपका मुद्दा संबंधित विभाग या कंसर्न जगह पर भेजा जाता है तो वहां से सही कार्रवाई होने के बाद आपका बकाया अमाउंट आपको मिल पाएगा। रिकॉर्ड ऑफिस की यह कार्रवाई पूरी तरह से सही है। लीव इनकैशमेंट का मामला पीओआर को भेजना और ग्रेच्युटी का मामला पीसीडीए को भेजना दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि ग्रेच्युटी पीसीडीए से रिलीज होती है और लीव इनकैशमेंट पीओआर के माध्यम से मिलती है। यह पूरी प्रक्रिया और कार्रवाई रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा सटीक और सही तरीके से की गई है, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नई जानकारी की ओर ध्यान देते हैं। प्री 2006 एसीपी का मुद्दा अब आर्मी हेडक्वार्टर के हाथ में है, क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस ने इस मामले पर कार्यवाही शुरू कर दी है। ईएमआई रिकॉर्ड द्वारा कई पेंशनर्स के केस पहले ही प्रोसेस किए गए थे और पहले बताया गया था कि बोर्ड ऑफ ऑफिसर की बैठक चल रही है। अब ईएमआई रिकॉर्ड ने सूचित किया है कि जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर से दिशा निर्देश मिलेंगे, वे सभी का पार्ट ऑन ऑर्डर जारी कर देंगे। चलिए हम इस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, यह जानकारी रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा पेंशनर्स को दी गई है और यह ग्रांट ऑफ एसीपी अपग्रेडेशन से संबंधित है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जो 7 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2005 तक रिटायर हुए थे। इस जानकारी में कहा गया है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर्स का केस प्रोसेस कर आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा था, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर ने इसे वापस कर दिया क्योंकि यह टाइम बैड सेक्शन के लिए भेजा गया था, जैसा कि दूसरे पैराग्राफ में उल्लेखित है। दोस्तों, जब भी कोई पुराना फाइनेंशियल रिलेटेड केस होता है और उसे बाद में सुलझाना पड़ता है तो उसे टाइम बैड सेक्शन लिया जाता है। यह प्रक्रिया पार्ट ऑर्डर जारी करने के लिए होती है और जैसा कि आपने देखा, यह केस आर्मी हेडक्वार्टर को टाइम बैड सेक्शन के लिए भेजा गया था। हालांकि आर्मी हेडक्वार्टर ने इसे वापस कर दिया। अब इसके बाद का एक्शन
3 नंबर पैराग्राफ में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सभी पेंशनर्स के मामलों की स्क्रीनिंग बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा की जा रही है और इसमें समय लग सकता है। यहां पर यह भी बताया गया है कि ईएमआई पेंशनर्स के मामले में यह प्रक्रिया चल रही है। यहां पर यह जानकारी दी गई है कि ईएमआई के सभी पेंशनर्स जो एसीपी के लिए एलिजिबल थे, उनका प्रोसेस टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स द्वारा पूरा कर दिया गया है। अब जैसे ही आर्मी हेडक्वार्टर से फाइनल डायरेक्शन प्राप्त होगा, उसी के आधार पर पार्ट 2 ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्क्रीनिंग का काम अब पूरा हो चुका है और अब आर्मी हेडक्वार्टर से निर्देश मिलने के बाद संबंधित आदेश जारी किए जाएंगे। दोस्तों, यह एक अहम जानकारी है क्योंकि अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अगले कदम की ओर बढ़ी जा रही है। अब आर्मी हेडक्वार्टर से निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही निर्देश मिलेगा, तब बहुत सारे पेंशनर्स को एसीपी का पार्ट ऑनर्डर मिल जाएगा। इसी तरह अन्य रिकॉर्ड ऑफिस को भी जितने भी एलिजिबल पेंशनर्स हैं, उनके एसीपी मामलों का प्रोसेस करके उन्हें एसीपी का लाभ जरूर देना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको यही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आगे भी कोई नई जानकारी लेकर मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।